अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि साउंड की बिहेवियर क्या है, मतलब साउंड किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो तो साउंड जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड, साउंड हमेशा कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए उसके लिए हमें एक सोर्स ऑफ साउंड चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए। साउंड ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेटिंग बॉडी। ये कहानी आपकी बुक में लिखी हुई है बहुत अच्छी तरह कि साउंड जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट चाहिए। दूसरी बात, साउंड के लिए एक साउंड को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा। तीन चीजें, सोर्स ऑफ साउंड चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा, और एक उसके लिए एक ऐसा सोर्स, ऐसा चीज चाहिए जो उसको ऑब्जर्व करे, यानी कि लिस्टर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा मैं बता रहा हूं। सोर्स ऑफ साउंड, हम तक साउंड कैसे पहुंच जाती है? एक हमें किस चीज की जरूरत होती है? सोर्स ऑफ साउंड। अगर सोर्स ऑफ साउंड है तो साथ में और क्या चीज होना चाहिए? मीडियम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीडियम भी होना चाहिए। मीडियम है तो फिर और किस चीज की जरूरत होगी? मीडियम है तो फिर लिसनर की, ठीक है, लिसनर की, यानी कोई लिसनर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीजें होती हैं तो साउंड हमें सुनाई देगी। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में अब हमें साउंड सुनाई दिया, मतलब हम तक साउंड पहुंच गया। अगर साउंड पहुंच जाए तो अब वो साउंड कब कब ऊंचा सुनाई देगा, कब कब हमें अलग दिखाई देगा। अलग दिखाई देता सुनाई देता है, ठीक है, दिखाई तो सिर्फ देखने से होता है। तो साउंड कब हमें डिफरेंट नजर आता है? हमारे कानों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, हम ये फर्क कर सकते हैं कि ये साउंड किस चीज का है और ये किस चीज की आवाज है। हम अलग अलग चीजों की आवाज में फर्क कर सकते हैं। ये हम हमारी एक कानों की या एक क्वालिटी है साउंड की, यानी कि साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? गाड़ी की आवाज है, पंखे की आवाज है, किस चीज की आवाज है ये हमें पता लगता है। तो ये हम किस तरह हम इनको फर्क कर सकते हैं, किस तरह हम इनकी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साउंड्स को डिस्टिंग्विश करना, फर्क करना, ये हमारी जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे साउंड का ये फर्क है, डिस्टिंग्विश। जो साउंड डिफरेंट क्वालिटी के होंगे, डिफरेंट तरह के साउंड होंगे, इनका फर्क करने के तरीके ये हमारे पास यही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये क्या कहलाते हैं? साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। हम इन कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे हम साउंड का फर्क कर सकते हैं। साउंड को डिस्टिंग्विश करना कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है? साउंड को डिस्टिंग्विश करना ऐसा मुमकिन है कि हम इन सब में इनकी क्या क्वालिटी है, इनकी क्या एम्पलीट्यूड है, साउंड का कितना ऊंचा है, कितना फर्क है साउंड। तो ये तीन चीजें आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में। इन तीन चीजों की बुनियाद पे हम एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग करार देते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? तीन चीजें हैं जिसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड कहते हैं। इन तीनों चीजों की बुनियाद पे हम एक साउंड को हर साउंड हमें अलग अलग सुनाई देता है, मतलब हर चीजों का अलग अलग चीजों का साउंड हमें अलग तरह से सुनाई देता है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो ये चीज हमें क्लियर हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिए वो तीन चीजें क्या है। नंबर 1 है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। ये पहली चीज है जिसे हम एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन फेंट एंड ग्रेव साउंड। एक होती है फेंट साउंड, एक होता है ग्रेव साउंड। फेंट का मतलब क्या है? मध्यम, ग्रेव मोटी आवाज, ठीक है। फेंट और ग्रेव साउंड के बीच में हम क्या कर सकते हैं? फेंट साउंड होगा एक लाउड साउंड होगा, सॉरी ग्रेव नहीं होगा, फेंट एंड लाउड साउंड। मैं लिखूंगा डेफिनेशन। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच distinguish between
faint and loud sound. अच्छा, मैंने कहा तीन चीजें ऐसी हैं, इन तीनों चीजों की बुनियाद में हम एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग हमें सुनाई देता है। मतलब दो साउंड हमें तब अलग सुनाई देंगे जब इनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है। मैं ये कहता हूं कि ये दोनों साउंड डिफरेंट है, तो ये किस बेस पे डिफरेंट है, हम ये फर्क पता लगा सकते हैं। एक फर्क तो ये लगा सकते हैं कि ये साउंड मध्यम है या ऊंचा साउंड। हम एक साउंड को दूसरे साउंड से अलग करने के लिए हमें पहली चीज क्या चाहिए? पहला जो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो पहली क्या चीज है कि हम ये पहचानेंगे कि ये साउंड ऊंचा है या कम। एक साउंड ऊंचा ज्यादा है दूसरे साउंड के मुकाबले में, तो हमें फर्क नजर आ गया। ये फर्क किस बेस पे आ गया? साउंड के एम्पलीट्यूड की वजह से। जैसे बता रहा हूं, ये साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बुनियाद पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं बिटवीन दो ऐसे साउंड के बीच में जो एक फेंट साउंड हो, मध्यम हो, और दूसरा है ऊंचा साउंड। इन दोनों साउंड के बीच में हम फर्क कर सकते हैं। यानी अगर दो साउंड में ऐसे प्ले करूं आपके सामने, दो साउंड में दो आवाजें ऐसी हो, एक ज्यादा ऊंची एक ज्यादा कम, तो आप इन दोनों आवाजों में फर्क कैसे आपके जहन में आएगा? जहन में फर्क कैसे आएगा? आप ये कहोगे कि एक ज्यादा ऊंचा एक ज्यादा कम, फर्क आ गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड हो गया और ये डिस्टिंग्विश हो गया। ये डिस्टिंग्विश साउंड की ये फर्क हमने किस बेस पे किया? एम्पलीट्यूड के बेस पे। एम्पलीट्यूड के बेस पे हमने ये फर्क किया। जब हम एम्पलीट्यूड के बेस पे साउंड को फर्क करते हैं साउंड्स के बीच में, तो वो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो है, फिर दूसरा फर्क आएगा हमारे पास पिच ऑफ साउंड, तीसरा होगा हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड फिर पिच ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड की समझ आ गई। अब इसमें क्या मैं कह रहा था, ये एक साउंड की ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें हम दो साउंड के बीच में एक साउंड कितना फेंट है एक साउंड कितना लाउड है, ये फर्क कर सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? नंबर एक, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी, ये वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ये साउंड। तो अब है ये पहली चीज किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी कौन सी बॉडी होती है? वो बॉडी जो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब ये साउंड प्रोड्यूस करने वाली बॉडी है, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एम्पलीट्यूड। पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। मजे की बात, साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू ऑसिलेशन, ड्यू टू एसएचएम। नहीं समझ आई? ऐसे ही होता है ना, गिटार का साउंड कैसे बनता है? जो स्ट्रिंग्स हैं उसको हिलाते हैं तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। यदि पार्टिकल किसके? वाइब्रेटिंग बॉडी के पार्टिकल ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ क्या करने लगे? वाइब्रेट करने लगे, तो उस बॉडी से साउंड भी उतना ही लाउड सुनाई देगा। नहीं समझा रहे? अगर जिस वाइब्रेटिंग बॉडी है यानी सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ साउंड जो है, सोर्स ऑफ साउंड वो सोर्स जो साउंड पैदा करता है, साउंड पैदा करने वाला सोर्स के पार्टिकल्स ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट है। एक ड्रम है, उसको आप छड़ी से मारते हो तो उस ड्रम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। आहिस्ता मारते हो आहिस्ता ऑसिलेट करेंगे, जोर से मारेंगे जोर से ऑसिलेट करेंगे, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेंगे ना। जोर से मारोगे तो ज्यादा एम्पलीट्यूड, तो जब ज्यादा एम्पलीट्यूड से कोई किसी बॉडी के पार्टिकल ऑसिलेट करने जाते हैं, वाइब्रेट करते हैं या ऑसिलेट करते हैं, तो तब तक उस बॉडी से निकलने वाले साउंड का एम्पलीट्यूड क्या रहता है? ज्यादा, यानी कि लाउड साउंड सुनाई देगा। तो मतलब लाउडनेस ऑफ साउंड या एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड इसको क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा सुनाई देगा। लाउडनेस ऑफ साउंड ज्यादा सुनाई, ये बात समझ आए? लाउडनेस ऑफ साउंड। दूसरी चीज यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी।
एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। इस चीज को खुद से एक्सप्लेन करना। वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चीज? लाउडनेस। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है? मैं कहता हूं जो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा है। अब आप बहुत ऊंचा मारते हो लेकिन जिस चीज के ऊपर मार रहे हो उसका एरिया बहुत स्मॉल है तो उससे लाउड साउंड सुनाई नहीं देगा। बड़ा सारा एरिया है, बड़ा सारा ड्रम है, उसको मारते हो तो ऊंचा साउंड सुनाई देगा। क्यों ऊंचा सुनाई देगा? क्योंकि उसका एरिया वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा है। यदि वाइब्रेटिंग एरिया ज्यादा रहता है तो साउंड लाउडनेस भी ज्यादा सुनाई देती है। तो यहाँ से हम कहेंगे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी की बात करेंगे। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा सुनाई। एक बड़ा ड्रम है, ठीक है, एक छोटा ड्रम, इस पे आप मार रहे हो, इसका एरिया सवाल है, इसमें मार रहे हो एरिया ज्यादा है। बड़ा सा डंगल है, छोटा सा डंगल, बड़ा सा, उस पे ज्यादा जोर से मारो, मतलब उस पे मारो, इस पे भी मारो तो साउंड किसका वजह से रहेगा? जो ज्यादा है उसके। तो ये चीज हमें समझ आई। एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। किसके? लाउडनेस के। तीसरा फैक्टर मैं पूछूंगा कि लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है? यही फैक्टर है। लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी एक ऊंचे और किसी कम आवाज में फर्क कर सकते हैं। कम आवाज में फर्क कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। समझ आ रही है कहानी? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जिस चीज वाइब्रेट कर रही है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उससे कितने डिस्टेंस पे हो आप, कितने फासले पे। अगर जिस चीज से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उससे आप ज्यादा फासले पे हो, ज्यादा दूर बैठे हैं, तो आपको उस साउंड की लाउडनेस उतनी कम सुनाई देगी। मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस जब ज्यादा होगा, ये चीज ज्यादा होगी, वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लाउडनेस क्या रहेगी? इधर लाउडनेस कितनी? ठीक है, लाउडनेस ज्यादा होगी। कब होगी? जब डिस्टेंस कम हो। ध्यान कीजिएगा, ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या है? लाउडनेस है। लाउडनेस ज्यादा, डिस्टेंस कब ज्यादा होगी? लाउडनेस जब डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा लाउडनेस कम। तो ये इनवर्सली होगा। इस चीज की इंग्लिश हम लिख सकते हैं, ठीक है, when the distance from vibrating body is greater, ठीक है, then the loudness of sound will be very small। वाइस वर्सा लिख सकते हैं। यदि आपके पास डिस्टेंस ज्यादा रहता है तो लाउडनेस क्या रहती है? कम। बात समझ आएगी? तो ये था एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड के ऊपर हमने बात की। तो इसी तरह दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, जिसे हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच ऑफ साउंड। तो साउंड मुख्तलिफ तरह की आवाजें, इन आवाजों में फर्क करने के लिए तीन तरह की चीजें हैं। इन चीजों की मदद से हम उन साउंड्स के बीच में फर्क कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि साउंड कितना ऊंचा है या कितना कम, तो ये हम फर्क कर सकते हैं बाय यूजिंग लाउडनेस ऑफ साउंड। बात समझ आएगी चीज। अब हम बात करेंगे पिच ऑफ साउंड के ऊपर। दूसरा फैक्टर क्या है? पिच ऑफ साउंड। हाँ, ये दूसरा फैक्टर है। वो पहले हमने बात की ना, ये दूसरा। ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, ड्यू टू विच डिस्टिंग्विश बिटवीन इट इज characteristics of sound due to which distinguish between
distinguish between shrill and grave sound. Shrill and grave sound. मतलब ये अब मसला खत्म किस चीज से हुआ है हमारा मसला खत्म इस तरह हुआ कि हम पहले ये फर्क कर सकते थे कि कोई साउंड कितना ऊंचा है कितना कम है, ये किस बेस पे हम फर्क करते हैं, लाउडनेस ऑफ। अब दो साउंड ऐसे हैं ऊंचा उतना ही है, दोनों का लाउडनेस सेम है, लेकिन फिर भी कुछ साउंड उस तरह के होते हैं लाउडनेस के लिहाज से दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी हम फर्क करने की हमारे अंदर वो होती है, एबिलिटी होती है, हम फर्क कर सकते हैं। जैसे एक लड़की है एक लड़का है, दोनों बराबर आवाज से बोल रहे हैं, यदि बराबर आवाज से बोल रहे हैं तो उनका लाउडनेस क्या रह गया, सेम। जितना वो चिल्ला रहा है उतना ये भी चिल्ला रही, ठीक है, दोनों सेम उस तरह चिल्ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की लाउडनेस सेम है, लेकिन फिर भी हम लड़का और लड़की की आवाज को पहचान सकते हैं। वो किस बेस पे पहचान सकते हैं, वो पिच ऑफ साउंड की बेस पे। किस बेस पे, पिच ऑफ साउंड। तो हम ये कहेंगे कि इसकी पिच ज्यादा है इसकी पिच कम है, तो पिच में हम ये फर्क कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कोई साउंड कितना श्रिल है, मतलब कितना श्रिल और ग्रेव। श्रिल मतलब पतली आवाज, श्रिल कौन सी, पतली आवाज, ग्रेव मोटी आवाज। हम पिच ऑफ साउंड कैसे फर्क कर सकते हैं, पिच ऑफ साउंड की साउंड में, पिच ऑफ साउंड में हम फर्क ऐसे कर सकते हैं कि एक का साउंड कितना श्रिल है, दूसरा का साउंड कितना ग्रेव है। लड़का लड़की की जो साउंड में फर्क दिखाई दिया वो हमें किस बेस पे दिखाई दिया, पिच ऑफ साउंड के बेस पे। पिच ऑफ साउंड में किस बेस पे, श्रिल और ग्रेव के बेस पे। ये थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से। श्रिल और ग्रेव की वजह से, श्रिल कौन सा रहेगा, जिसकी पतली आवाज होगी, ग्रेव कौन सा रहेगा, जिसकी मोटी। ये तो होगी क्वालिटेटिव, ये आपने क्वालिटेटिव समझा, इसको क्या समझा, क्वालिटेटिव। फिजिक्स में दो तरह समझना होता है, एक क्वालिटेटिवली, एक क्वांटिटेटिवली और एक मैथमेटिकली। तीन तरह से समझो तब फिजिक्स आती है, ठीक है। ये आपको अभी मोटी और पतली ये कौन सी की क्या चीज आपने समझी, क्वालिटेटिवली समझी। अब हम इसको क्वांटिटेटिवली और मैथमेटिकली इन चीजों से समझेंगे। मैथमेटिकली ये कि जिस साउंड, जो साउंड श्रिल होता है, क्या होता है, श्रिल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, हाई। क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी। मतलब लड़की की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई। लड़की की फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई, तभी उसकी आवाज हमें पतली सुनाई देती है, ठीक है। दूसरी तरफ ग्रेव साउंड, यदि ग्रेव साउंड है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ग्रेव साउंड की फ्रीक्वेंसी कम। तो मैं कहता हूं कि ये साउंड है, पिच ऑफ साउंड किस चीज पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी पिच हाई होती है। पिच हाई होने से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी हाई होना मतलब। ध्यान से सुनिएगा, पिच ऑफ साउंड किस चीज पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। पिच ज्यादा होगी तो वो साउंड हमें कैसा महसूस होगा, श्रिल महसूस होगा, पतली आवाज महसूस होगा। अब किसी साउंड, कोई साउंड ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कम होना किस चीज की निशानी है, ग्रेव होने की अलामत है। ग्रेव होगा तो हमें साउंड मोटा है, ठीक है। मैं कह रहा हूं जी, वो समझ में मतलब डिस्टेंस बराबर होगा। सुनाने का डिफरेंट, सुनाने का हमें डिफरेंट अंदाज से सुनाएंगे। कितना मीडियम तक आवाज है। श्रिल का ये है कि श्रिल जो है आपके पास उसी तरह ट्रेवल करता है जिस तरह ग्रेव ट्रेवल करता है, लेकिन याद रखो जो ग्रेव होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जो श्रिल होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। समझ आ गई। यूं कह सकते हो कि श्रिल की स्पीड ज्यादा होगी किससे, ग्रेव की स्पीड से, मतलब श्रिल ज्यादा आगे बात समझे। अब देखिए ना, इसकी ये एक साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, और दूसरा साउंड ये है, ये साउंड। ये अब आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कौन सी हमारा, कौन सी, ये श्रिल का, ये ग्रेव का है।
या ये ग्रेव का या वो श्रिल का, किसका, ये कौन सा साउंड है, श्रिल का होगा, ये किसका होगा, ग्रेव का होगा, क्योंकि इधर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। इधर कितने कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक कंप्लीट साइकिल, यहाँ पे कहते हैं एक साइकिल 2 3, मतलब 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब ये ज्यादा श्रिल है, वो ग्रेव है। बात समझ आई, श्रिल है ये, ग्रेव है, बात समझ आ गई। तो श्रिल और ग्रेव, अब पहले मैंने कहा था ये साउंड दो ऐसे साउंड के बीच में मुकाबला हुआ था जिनकी लाउडनेस सेम थी, हमने फिर भी फर्क पता किया, किस बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। अब हम तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे जिसमें हम फर्क कर सकेंगे दो ऐसे साउंड के बीच में जिनकी लाउडनेस भी सेम होगी, पिच भी साउंड सेम है। लाउडनेस सेम होने से क्या मतलब है, एम्पलीट्यूड सेम, पिच सेम होने से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी सेम। तो तीसरी चीज आएगी फिर भी हम पता कर सकते हैं, वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड, लास्ट फैक्टर है, बने रहिएगा हमारे साथ, साथ छोड़ के नहीं जाना। अब मैं बात कर रहा हूँ कौन सा, क्वालिटी ऑफ साउंड, तीसरा फैक्टर, क्वालिटी ऑफ साउंड। किसकी पर बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड ये तीसरा फैक्टर है हमारे पास। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ड्यू टू विच, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्क कर सकते हैं। ये तीसरा फैक्टर है। इससे पहले ये दो फैक्टर थे, वो किस बेस के ऊपर थे, साउंड हमारे पास इस तरह के थे जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम थी, मींस पिच सेम थी, दूसरी तरफ एम्पलीट्यूड सेम, एम्पलीट्यूड सेम होगा, लाउडनेस सेम होगी हमारे पास। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश between two sound of same amplitude, same loudness, same loudness and same pitch। इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम ऐसे साउंड का पता कर सकते हैं जिसमें हमारे पास ऐसा साउंड है, जो दो इस तरह के साउंड है जिनकी लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है। जैसे ये हमारे अंदर एक एबिलिटी है, आप मान ले कोई एक ऐसे साउंड है, ऊंचा दोनों बराबर है, जितना ऊंचा मान ले पियानो है, दूसरी तरफ एक तरफ गिटार वगैरह, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है जितना, और पिच भी बराबर है। पिच का सेम होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर है। क्या बराबर है, फ्रीक्वेंसी बराबर है। तो मैं ये साउंड की वो बताऊंगा डायग्राम, तो क्या होगी, ये एक साउंड ऐसा है, अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं, एक साउंड इसमें जा रहा है, अब इसमें कितने फ्रीक्वेंसी, 2 है ना फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा साउंड इस तरह का है, आहिस्ते से ये ग्लो कर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर ये ग्लो कर रहा है, गिर रहा है। अब इसमें आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आपको सेम दिखाई देगी, ठीक है। इसमें जरा मैं वेव दूसरी तरफ बनाऊं ताकि समझ आए, ये सेम इस तरह ग्लो, फिर अब दो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, वेव फॉर्म। इधर वेव जो है वो एकदम से उठ रही है और गिर भी रही है, ठीक है, एकदम से आवाज उठ रहा है और एकदम से गिर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी, ये दूसरी, ये अलग वेव है, ये अलग वेव है। तो वेव फॉर्म में डिफरेंस, जब भी वेव फॉर्म में डिफरेंस रहेगा तो वो साउंड होगा क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, ये कहां पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म, जो वेव बनती है उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंट तरह के वेव्स बनेंगे, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव फॉर्म के डिफरेंट होने की वजह से जो हमारे पास साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये हमारे पास साउंड की तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।